आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं मुख्यतः एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसने इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय वायुसेना के सामने बड़ी चुनौतियां आ रही हैं भविष्य के युद्ध क्षेत्र में खुद को तैयार करने की। एक तरफ चीन अपनी वायुसेना में J-20 स्टेल्थ फाइटर की संख्या को लगातार बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन के साथ मिलकर के भविष्य में J-35 जैसे पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में भारत अपने स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम कर रहा है, लेकिन एमका को पूरी तरीके से सेवा में आने में अभी कई वर्ष लग सकते हैं और ये बात हम भली भांति जानते हैं। इसी बीच रूस की स्टेट मीडिया और रूस के मल्टीपल सोर्सेज ने भारत के सामने जो बातचीत चल रही थी Su-57 को लेकर के, उसमें कुछ बड़े खुलासे किए हैं। रूस के तरफ से ये बताया गया कि हमने प्रस्ताव रख दिया है और इस समय ये प्रस्ताव एडवांस स्टेजेस में भी पहुंच चुका है। रूस चाहता है कि भारत केवल Su-57 खरीदे नहीं, बल्कि उसे भारत में बनाए। और अगर ऐसा होता है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का निर्माण करते हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में भारत के लिए फायदेमंद होगा? क्या रूस भारत को असली तकनीक देगा? क्या इससे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को फायदा होगा या नुकसान? और सबसे बड़ी बात, आखिरकार रूस इतना बड़ा गेम चेंजिंग ऑफर भारत को दे क्यों रहा है? इस वीडियो में हम समझेंगे पूरी सच्चाई को। देखिए, रूस लंबे समय से अपने पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी Su-57 फैलन को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है और हाल ही में रूसी अधिकारियों ने यह संकेत दिया कि भारत में Su-57E के उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा भी चल रही है। ये कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था। सामान्य तौर पर देश के लड़ाकू विमान जो हैं, ये तेजस मार्क 1, मार्क 2 और एमका अभी डेवलपमेंट के स्टेजेस में है, लेकिन भारत को पता है कि इनको आने में समय लगेगा और ऐसे में यहाँ पर भारत जो है विदेशी विमानों को भी कंसीडर कर रहा है। लेकिन यहाँ रूस भारत को उत्पादन साझेदार बनाने की बात कर रहा है। मतलब केवल विमान खरीदना नहीं, बल्कि उसके निर्माण में भी भागीदारी करने की बात की जा रही है। और यह प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस पहली बार अपने सबसे उन्नत सैन्य प्लेटफॉर्म्स में से एक भारत को देने की तैयारी कर रहा है और एक व्यापक भागीदारी की बातचीत चल रही है। अगर हम इतिहास में देखें तो भारत और रूस की रक्षा साझेदारी बहुत गहरी रही। 1960 के दशक से लेकर आज तक भारत ने बड़ी संख्या में रशियन वेपन्स को खरीदा है। MiG-21 से लेकर Su-30 MKI तक, T-72 मेन बैटल टैंक से लेकर T-90 तक और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर ब्रह्मोस तक। दोनों देशों ने केवल बिक्री खरीद नहीं करी है, बल्कि संयुक्त उत्पादन और तकनीकी सहयोग पे भी काम किया है। और यही कारण है कि रूस भारत को एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार मानता है। अब बात करते हैं उस विमान की जो इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है, Su-57E। देखिए, Su-57E रूस के ही Su-57 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। यह विमान कई महत्वपूर्ण तकनीकों से लैस है, जैसे कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो गया। इसका डिजाइन रेडार से बचने के लिए तैयार किया गया है। दुश्मन के रेडार को उसको खोजने में कठिनाई होती है क्योंकि ये एक स्टेल्थ विमान है और युद्ध के दौरान ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी वायुसेना के लिए अगर वो स्टेल्थ फाइटर जेट्स को ऑपरेट करती है। अधिकांश लड़ाकू विमान सुपरसोनिक गति के लिए आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन Su-57 बिना आफ्टर बर्नर्स के भी सुपरसोनिक गति बनाए रख सकता है। इससे ईंधन बचता है और लड़ाई के दौरान विमान ज्यादा समय तक मिशन मोड में रह सकता है। Su-57 के इंजन की बात करें, मनोवरेबिलिटी की बात करें तो Su-57 के इंजन थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्निक से लैस है। इससे यह विमान बेहद कठिनाई में भी हवाई करतब कर सकता है। डॉग फाइट में यह क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होती है और Su-57 में कई सेंसर्स और रेडार्स लगे हैं। यह विमान को चारों दिशाओं में खतरे पहचानने में मदद करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भारतीय वायुसेना के सामने दो प्रमुख चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है स्क्वाड्रन की कमी और दूसरी चुनौती है पांचवी पीढ़ी की क्षमता का अभाव। चीन के पास J-20 पहले से मौजूद है, वही पाकिस्तान भविष्य में चीनी स्टेल्थ फाइटर हासिल कर सकता है। ऐसी स्थिति में भारत को भी एक प्रभावी जवाब तैयार रखना होगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भविष्य का समाधान है, लेकिन उसके आने में अभी समय लगेगा। Su-57E इस अंतर को भर सकता है। अगर भारत में Su-57E का उत्पादन होता है तो सबसे बड़ा नाम सामने आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। यहीं पर Su-30 MKI का निर्माण किया जाता है। अगर हम स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट्स की बात माने तो दशकों के अनुभव को आधार बनाकर रूस ने भारत को ये क्लियर कह दिया है कि हम यहाँ पर अविलंब इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे अगर हमें ग्रीन लाइट मिलती है। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि दोनों देश इस समय इसी को लेकर बातचीत के एडवांस स्टेजेस में है। देखिए, दशकों का अनुभव रखने वाला यह संयंत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य विमान उत्पादन केंद्रों में से एक रहा है। यहाँ पहले से ही प्रशिक्षित इंजीनियर मौजूद है
उत्पादन लाइन मौजूद है, परीक्षण सुविधाएं मौजूद है और सप्लाई चेन बेहद मजबूत है। इसीलिए रूस के लिए भी नासिक एक स्वाभाविक विकल्प है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। सरकार और डीआरडीओ इस परियोजना पर वर्षों से काम कर रहे हैं। अगर भारत SU-57E उत्पादन में शामिल होता है तो दो संभावनाएं बनती हैं। पहला पक्ष यह है कि इंडियन इंजीनियर्स को स्टेल्थ विमान उत्पादन का अनुभव मिलेगा, नई तकनीकों को समझने का अवसर मिलेगा, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के विकास की गति बढ़ सकती है। दूसरा पक्ष यह है कि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए उपलब्ध संसाधन और बजट प्रभावित हो सकते हैं। यानी लाभ और जोखिम यहाँ पर दोनों मौजूद है। और हाल ही में इंडियन एयरफोर्स को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर उनके जो वरिष्ठ योजनाकार हैं वो इसी चीज को लेकर चिंतित हैं कि कहीं अगर हम लिमिटेड नंबर्स में गए तो इसका दुष्प्रभाव हमें देखने को ना मिले एमका प्रोग्राम पर। अब रूस वास्तव में क्या तकनीक देगा, इस सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि भारत केवल विमान खरीदने के मूड में नहीं है बल्कि तकनीकी हासिल करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। भारत को जरूरत है इंजन तकनीक, स्टेल्थ सामग्री, उन्नत एवियोनिक्स, रेडार तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इन सब की। और इनमें से अधिकांश तकनीक भारत को मिलती है तो ये रक्षा उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें रूस की, तो रूस यहाँ पर भारत को एक विशेष प्रस्ताव भी दे रहा है। रूस का कहना है कि भारत यहाँ पर तकरीबन 2 चरणों को कंसीडर कर सकता है। रूस का मानना है कि यहाँ पर 2 चरणों का प्रस्ताव जो है उसमें पहले भारत तकरीबन 20 से 30 SU-57 को सीधे खरीदेगा और ये रूस की तरफ से 20 से 30 SU-57 फ्लाई अवे कंडीशन में भारत को दिए जाएंगे। इससे भारतीय वायुसेना को तुरंत 5वीं पीढ़ी का जो क्षमता है वो मिल जाएगी। वहीं दूसरे चरण में इनका जो लोकल प्रोडक्शन है वो किया जाएगा और ये उत्पादन संभवतः नासिक प्लांट में ही होने वाला है, कहीं और इसकी होने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं। यानी यहाँ पे एक पहलू ये भी दिखाता है कि रूस सिर्फ 30 से 40 विमानों के बारे में नहीं सोच रहा है, बल्कि रूस के दिमाग में जो नंबर्स हैं वो बड़े चल रहे हैं, तकरीबन 100 के आसपास। और हम सब जानते हैं कि 100 के आसपास जब फाइटर जेट की बात होती है तो यहीं पर इंडियन एयरफोर्स थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि आज तक जितने भी संकेत मिले हैं उसमें यही चीज़ देखने को मिली है कि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ इसको लिमिटेड नंबर्स पे खरीदना चाहती है, क्योंकि वो इसको एक आंतरिक समाधान के तौर पर देख रहे हैं, जबकि रूस इसका मास प्रोडक्शन करना चाहता है। तो अब यही देखना है कि आगे की क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि निस्संदेह अब हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि दोनों देशों के बीच में कुछ तो वार्तालाप चल रहा है। मल्टीपल रिपोर्ट्स ऐसे ही नहीं आ जाती हैं। पहले ये चीज़ें आती थी अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू, लेकिन अब क्योंकि रशियन स्टेट मीडिया ने इस पर बात करनी शुरू करी है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ तो बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है। अचानक इस प्रस्ताव को लेकर रिपोर्ट्स का तेज हो जाना, अचानक SU-57 टू सीट वेरिएंट की पहली उड़ान को आयोजित कर लेना, फिर भारत के डेलीगेशन को इनवाइट करना, ये चीज़ें सामान्य नहीं है, ये आप भी जानते हैं और ये हम भी समझते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।